ये चुनाव नहीं होगा आसान। क्या होगी भाजपा की अकेली दावेदारी या फिर शिंदे पवार से होगी हिस्सेदारी? ठाकरे बंधुओं की कशमकश रहेगी बरकरार या फिर कांग्रेस लगाएगी सबकी नैया पार? मनपा चुनाव में कौन होगा किसका यार? किसके सहयोग से होगा सत्ता का सिंहासन तैयार? देखिए प्रदीप शर्मा के साथ चुनावी बिगुल में स्थानीय निकाय चुनाव का घमासान। शुरू हो चुका है मुंबई में बीएमसी चुनाव का घमासान। हर तरफ उम्मीदवार अपने अपने चुनावी समीकरण के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी घोषणा पत्र भी जारी कर रहे हैं। लेकिन जनता है समझदार और अब देखने वाली बात होगी 15 तारीख को जब होगा मतदान तो 16 को होगा घोषणा। कौन होगा, किसके सर पर होगी बीएमसी की सत्ता? लेकिन चुनावी घमासान लगातार जारी है। उम्मीदवार अपने अपने चुनावी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 59 यानी 59 में है, जो काफी चर्चा का विषय रही है। इस वार्ड को अगर बात करें तो इस वार्ड को लेकर कई ऐसे प्रबल दावेदार थे, लेकिन सबको पार्टी ने अलग अलग तरीके से जो है एक रास्ता दिखाया है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो पिछले कई सालों से लोगों के बीच रहे हैं, लोगों के लिए काम किए हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उसको समझने और बड़े ही बारीकी से उसको हल करने की कोशिश भी की है। ऐसे उम्मीदवार का नाम है सचिन सिवेकर, जो लगातार उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के लिए काम करते थे। आशा थी कि चुनाव के दौरान पार्टी एक बार लोगों की सेवा का मौका देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जनता की अपील पर उन्होंने अपक्ष उम्मीदवारी का नामांकन किया है। चुनाव आयोग से उनको जो चुनाव चिन्ह मिला है वो शायद हर किसी के घर, मंदिर और हर त्योहार में यूज होता है, उसका नाम है नारियल। नारियल चुनाव चिन्ह को लेकर सिवेकर इस समय मैदान में है और हमारे साथ खुद सचिन सिवेकर जी है। सिवेकर जी, इन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव एक ऐसा महानगर पालिका का चुनाव विकास के मुद्दे का चुनाव होता है, न कि सत्ता का चुनाव होता है। ये स्थानीय मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उजागर करने का चुनाव होता है। जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता के बीच में रहने वाला चाहिए। आप इस बार चुनावी मैदान में हैं, पिछले कई समय से, कई सालों से जनता के लिए काम कर रहे थे। एक बार मन में हर किसी की जिज्ञासा होती कि मुझे भी मौका मिले जनता का काम करने का, लेकिन पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिलने से क्या वजह है कि आपने अपक्ष उम्मीदवारी की? मैं अपक्ष नहीं हूँ, मैं जनता की मांग हूँ। मैं जनता का उम्मीदवार हूँ। जनता ने मुझे चुना है और जनता मुझे बोली है कि इस टाइम में कोई भी हालत में आपको लड़ना है, हम आपके साथ में हैं। इसलिए मैं अपक्ष नहीं हूँ, मैं जनता का उम्मीदवार हूँ। जनता का उम्मीदवार है, जनता, क्योंकि जनता के लिए आपने काम किया है। लेकिन जिस पार्टी के लिए आपने खून पसीना बहाया, रात दिन काम किया, उस पार्टी से अगर प्रतिसाद नहीं मिलता है तो क्या मन में थोड़ा सा निराशा या वह उदासी? जरूर, क्योंकि जिस पार्टी पर हमने इतना बड़ा भरोसा रखा था, लास्ट 15 साल से पार्टी का काम किया, सारे शिव सैनिकों का हमने मनोबल बढ़ाया और हमारे एरिया में जो सामाजिक काम रहते हैं वो पूरे हमने किया, अपनी तरफ से किया, अपने खुद के पॉकेट से किया। कोई पार्टी का फंड वगैरह ऐसा कुछ यूज नहीं किया मैंने। और मेरे जन सामान्य लोगों की मैंने इतनी सेवा की है कि आप हमारे विभाग में 59 वार्ड में आप पूछ सकते हैं, हर किसी को पूछ सकते हैं, हमने अपने सोशल वर्क में कितने कितने काम किए हैं। बिल्कुल, हम आपके वार्ड का जायजा तो लेंगे और लोगों से भी जानेंगे। लेकिन जब अपक्ष उम्मीदवारी भरनी पड़ी पार्टी से अलग होके, उस दौरान मन में क्या गुजरा होगा कि 15 साल जिसके लिए काम किया, जिसका बैनर झंडा लेकर मैंने लोगों के बीच में काम किया, उस झंडे और बैनर को छोड़कर अब अपक्ष उम्मीदवारी करनी पड़ रही? नहीं, बिल्कुल मुझे तो बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं ना कि मैं जनता का चुना हुआ आदमी हूँ। मुझे जनता जो बोली वो मैं कर रहा हूँ और मुझे कल भी जनता को फेस करना है, क्योंकि अगर समाज के अंदर रहना है तो जो लोगों के लिए काम करता हूँ, क्योंकि यही एक टाइम रहता है कि जनता का काम करते करते कहीं ना कहीं उनको जो संवैधानिक पद की अब मुझे जरूरत रहती है, तो वो संवैधानिक पद के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। और मैं वो कोशिश कर रहा था और मुझे आशा भी थी कि मुझे टिकट मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। तो निश्चित तौर से मैं बहुत नाराज था
लेकिन लोगों का भरोसा था, लोगों ने मुझे बता दिया कि नहीं, आप लड़ो, हम आपके साथ में हैं। जनता का भरोसा आपके साथ है, लेकिन अगर बात करें जब आपने अपक्ष चुनाव लड़ने की कोशिश की या नाम सोचा होगा और पार्टी से बगावत करने का नौबत आया, तो कई बार ऐसा भी होगा ना कि अन्य दलों से चुनाव जब होते हैं तो लोग ऑफर करते हैं कि आप मेरी पार्टी से लड़ो। क्या ऐसा कोई ऑफर सीवेकर को मिला था? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारी पार्टी का ऑफर आया था, लेकिन मैंने लास्ट मिनट तक पार्टी के ऊपर भरोसा किया और मुझे बहुत उम्मीद थी इनसे कि मुझे टिकट मिल जाएगा करके। आपने कहीं ना कहीं ये भी अपने ऊपर ये एक धब्बा नहीं लगने दिया कि चुनाव के दौरान दल बदल लिए? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं, वो तो हमें करना नहीं था, क्योंकि मैं मेरे कार्यकर्ता को बताता था, मेरे कार्यकर्ता मुझे बता देते, चलो आप उधर चलते हैं, अपन वहां से टिकट मिलेगा, वहां से टिकट मिलेगा। मैं बोला नहीं, मैंने जिस पार्टी को 15 साल दिया है, मेरे जीवन के 15 साल कीमती समय मैंने दिया है और पार्टी के लिए इतना सारा काम किया हूँ, जनता के लिए काम किया हूँ, तो मेरा हक बनता है यहाँ पे ये करने का। आपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात की इस मुद्दे को लेकर? हाँ, जरूर बात की, सबसे बात तो की। प्रेशर भी बना होगा कि चुनाव मत लड़ो, हम आगे आपको किसी पोस्ट के लिए या कुछ दे देंगे? नहीं नहीं, वो तो बोलते हैं, लेकिन अभी ये बहुत टाइम हो गया है और देखो, मैंने कोई पद की या किसी की अपेक्षा नहीं की थी कभी। मैंने कोई पद के लिए काम नहीं किया था। मैं एक शिवसैनिक था और शिवसेना के लिए काम करता था। शिवसेना हमारे बाला साहब ठाकरे जी है, जो हिंदू हृदय सम्राट, उनके आशीर्वाद से मैं जनता का सेवा करता था। 2017 की अगर बात करें तो ये सीट जो है शिवसेना के कोटे में गई थी। शिवसेना से इस बार भी जो पहले नगर सेवक रह चुके हैं वो मैदान में है, दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में है, जो है अब शिवसेना के बागी नेता भी है कई ऐसे। क्योंकि पूरी जो लड़ाई अगर मैं देखूं इस वार्ड की तो त्रिकोणी होती नजर आई, क्योंकि एक तरफ तो सत्ता पक्ष है, दूसरी तरफ आप विपक्ष में सबसे प्रबल दावेदार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या कहेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो लड़ाई है, आप अपक्ष के तौर पर आप लड़ रहे हैं, कितना संगठन को, और एक तरफ संगठित लोग हैं, दूसरी तरफ आप जो है अपक्ष लड़ रहे हैं, क्या लगता है लड़ाई के लिए एक संघर्ष करना पड़ेगा? नहीं, हम तो संघर्ष करेंगे, संघर्ष करने के लिए ये लड़ाई में उतरे हैं और ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है और ये लड़ाई जनता ने अपने हाथ में ली है, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। और ये बीएमसी का इलेक्शन ऐसा रहता है कि अपन स्थानिक मुद्दों के ऊपर लोगों से कितने जुड़े हुए हैं, स्थानिक लोगों से आपकी अटैचमेंट कितनी है। ये दोनों जो उम्मीदवार है वो तो बाहर के उम्मीदवार है, हमारे वार्ड के तो है ही नहीं, तो हम लोग स्थानीय लोगों से बहुत सारे जुड़े हैं। भले वो पार्टी ने पिछली बार भी जो उम्मीदवार था वो भी आपके वार्ड का नहीं था, लेकिन आप लोगों ने पार्टी के आदेश पर काम किया था। हाँ, वो तो मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी कि आपको, क्योंकि ये वार्ड मेरे लिए प्रेफर किया था, लेकिन ये वार्ड एसटी होने की वजह से लेडीज एसटी हुआ था और वो अननोन लड़ी थी, लेकिन उनको हमने चुन के दिया, क्योंकि पार्टी ने हमारे पे जिम्मेदारी दी थी। आपका घोषणा पत्र भी आपने जारी कर दिया है सबसे पहले, क्योंकि नारियल जब चुनाव चिन्ह है तो सबसे हर काम को नारियल फोड़ के ही शुरुआत की जाती है। yes. तो आपने नारियल तो फोड़ दिया है, अब विजय का नारियल तो 16 तारीख को फूटेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस घोषणा पत्र की जो आपने बनाया है, इस घोषणा पत्र में क्या क्या मुख्य बिंदु रखे हैं? क्योंकि देखिए जनता बहुत होशियार है, जनता जानती है कि चुनाव के दौरान लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। क्या सीवेकर भी ऐसे ही वादों की भरमार इस घोषणा पत्र में किए हैं? नहीं, मैं बिल्कुल बड़े वादे नहीं कर रहा हूँ। मैं स्थानिक जो मुद्दे हैं, जो स्थानिक जो समस्या है लोगों की, पीने की पानी की हो, गटर की हो, टॉयलेट की हो, हमारे सागरपुर में बहुत सारी ऐसी समस्या है। और कोलीवाड़ा में जहाँ पे अभी सबका डेवलपिंग रुकाया है, वहाँ का सीमांकन होना है। जो स्थानिक जो मुद्दे हैं, मैं वही लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ, क्या ये आपके ये जो प्रॉब्लम है वो मैं आने के बाद सॉल्व कर सकता हूँ। आपके घोषणा पत्र में 11 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है पानी, गटर और साफ सफाई। यहाँ तो सबका साथ सबका विकास, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो क्या लगता है कि ऐसे में ये वादे कहाँ तक लोगों के? नहीं, लेकिन देखो, वो तो खाली सबका साथ सबका विकास हो रहा है, बात बराबर है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे आप देखो, हर जगह पे गंदगी फैली हुई है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लोगों को पानी नहीं मिलता पीने के लिए। ये सागर कुटीर में लोगों को टॉयलेट नहीं है। अभी जोसेफ पटेल वाड़ी में एक बिल्डर ने पूरा टॉयलेट तोड़ दिया है, तो वो वहां की पब्लिक कहाँ जाएगी? अगर टॉयलेट नहीं है, स्लम एरिया में सबसे बड़ी सुविधा टॉयलेट की होनी चाहिए, लेकिन आप अभी देखो जोसेफ पटेल वाड़ी में जाओ, वो बिल्डर ने उनका टॉयलेट तोड़ दिया है। ये उनके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है।
चलिए, आपके दूसरे पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, झोपड़पट्टी व पुनर्विकास, ये सबसे बड़ा मुंबई का मुद्दा है इस समय। इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि लगातार इसमें जो है बिल्डर से लेकर बड़े राजनेता भी शामिल होते हैं। ऐसे में सीवेकर की अगर मैं बात करूं, तो सीवेकर को अगर जनता प्रतिसाद देती है, अपना नगर सेवक या जनप्रतिनिधि चुनती है, तो कैसे लड़ेंगे? क्योंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार भी होता है, हफ्ताखोरी भी रहती है, हर चीज रहता है। नहीं, भ्रष्टाचार की बात नहीं है। मैं तो यही कोशिश करूंगा, जो स्लम डेवलपमेंट रहता है वहाँ पे जो स्थानीय लोग रहते हैं, वहाँ पे कोई पात्र रहते कोई अपात्र रहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा ये कर रहे हैं कि हम लोग जो स्लम में लोग रहते हैं उनको सबको पात्र करके उनको अपने हक का घर दे देंगे हम लोग। शिक्षा और लहान मूलीसाठी सुविधा क्या है योजना? ये योजना ऐसी है कि कोई हमारे जहाँ पे ये जो लोग हैं, हमारे बहुत छोटे छोटे घर से लोग सब आते हैं, सब मेहनत करके सब कमाते हैं, तो उनकी शिक्षा के लिए अगर लड़का होशियार रहता है लेकिन उनको आगे पढ़ने के लिए उसके एजुकेशन के लिए कुछ फीस वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो वो समस्या हम लोग दूर करेंगे। और छोटे बच्चों के लिए जो अच्छी अच्छी सुविधा है वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आपके सबसे लास्ट पॉइंट की मैं अगर बात करूं, मराठी भाषा सर्वधानिक प्रयत्नशील असेल। दूसरी तरफ उधर बीजेपी ने भी अब कह दिया है, मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ही अनाउंस कर दिया है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा अनिवार्य होगी और मराठी महाराष्ट्र की आत्मा है। ये क्या लगता है कि इतने महीनों से जब मांग कर रहे थे, चाहे मनसे प्रमुख राज ठाकरे की बात करें, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की बात करें, और अब ऐन मौके पर इस तरह का बयानबाजी कैसे देखते हैं? नहीं देखो, महाराष्ट्र है तो मराठी तो होनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सिर्फ मराठियों का नहीं है, यहाँ पे सब जाति धर्म के लोग हैं और हर भाषा के लोग हैं, तो उनको उनका भाषा बोलने का अपन ये करना चाहिए। हाँ, मराठी बोलो ये ठीक है, लेकिन इतनी भी सख्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे समाज के लोग जो ये मराठी भाषा प्रॉपरली बोल नहीं सकते हैं, तो उनके ऊपर इतनी भी सख्ती नहीं लगाना चाहिए। एक सबसे बड़ा अहम सवाल है आपके वार्ड की समस्या। कोली समाज के लोग जो मुंबई के प्रथम नागरिक होते हैं, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा रहते हैं। उनके यहाँ कई समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या ब्रिज की समस्या, रास्ते की समस्या है। उस पर क्या प्रावधान होगा? नहीं, वो तो सारे हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ के स्थानिक लोगों की जो समस्या है वो हम उठा के उनको उसकी पूर्तता करने का मैं कोशिश करूंगा। युवाओं से क्या अपील करेंगे? अगर युवाओं की बात करें, युवाओं और महिलाओं की, सबसे ज्यादा मतदाता अगर युवा और महिलाओं की बात करें तो वही है आपके वार्ड में, उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे मैं यही अपील करूंगा कि आपकी मूलभूत जो पार्ट है, तो वो उसकी पूर्तता करने के लिए आप मुझे सहकार्य करो। मैं आपके जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हमने अक्सर देखा है कि सीवेकर बच्चों की पढ़ाई के लिए, चाहे बुक हो, बैग हो, फीस हो, इन तमाम चीजों के लिए आगे आते हैं। ऐसे में रोजगार एक अहम मुद्दा बनता है, उसके लिए कोई प्लान है? हाँ जरूर, हमारे चुन के आने के बाद में यहाँ पे जो स्थानीय जो जिनको नौकरी नहीं है, वहाँ पे उनको हम कहीं ना कहीं नौकरी देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। चलते चलते अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? आखिर जनता क्यों आपको वोट दे? क्योंकि जनता ने मेरे गए 15 साल का मेरा निस्वार्थ से जो मैंने निस्वार्थ से सेवा की है वो लोगों ने देखी है, इसलिए मैं उनको मैं अपील करता हूँ कि इस बार आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपकी सेवा और बेहतर करूंगा। निशान से नहीं, इंसान पे वोट हो। यस, निशान पे नहीं, इंसान पे वोट हो। बिल्कुल, ये है सचिन सीवेकर जी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 तारीख मतदान हो, 16 को जिस तरीके से नारियल फोड़ के इन्होंने शुरुआत की और चुनाव चिन्ह भी नारियल है, वो नारियल आगे भी फूटता रहे और शुभ कार्य चलते रहे। लेकिन इनके घोषणा पत्र को मैं दिखा दूं तो पहले ये देखिए, जनता चे हृदय की जनसेवक अर्थात श्री सचिन सीवेकर। दूसरी तरफ इनके घोषणा पत्र में 11 पॉइंट रखे गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है पानी, गटर और स्वच्छता। दूसरा पॉइंट है झोपड़पट्टी पुनर्विकास, रास्ते और ट्रैफिक की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, तरुण छोटे बच्चों के खेलने की सुविधा। ऐसी तमाम जो योजनाएं हैं वो इनके घोषणा पत्र में है। देखने वाली बात ये होगी कि पिछले 15 सालों से जो इन्होंने जनता की सेवा की है, जब 15 तारीख को ईवीएम में मतदान होगा और 16 तारीख को मतगणना होगी, तो जनता इनके भाग्य का फैसला कैसे करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन 24 न्यूज की तरफ से सचिन सीवेकर को ढेर सारी शुभकामनाएं, ये आगे बढ़े और जनता इनको
अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो शायद जो वादा इन्होंने किया है वो पूरा करें। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।